नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत है। भाषा साहित्य के अंतर्गत उर्दू भाषा से संपृक्त विषय उर्दू कहानी की विकास यात्रा पर आज की प्रस्तुति में आप लोगों के सामने मैं सामग्री लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं पहले भी ये बात बार बार आप लोगों के सामने दोहराता रहता हूँ कि दरअसल इस प्रस्तुति को लेकर के मेरा लक्ष्य ये है कि जो लोग उर्दू भाषा में रुचि रखते हैं, बावजूद इसके कि उनको उर्दू लिपि यानी फारसी लिपि में जो उर्दू लिखी जाती है उससे अपरिचित हैं और उर्दू भाषा की जो कठिन शब्दावली है उसको नहीं जानते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसे लोगों के लिए ये प्रस्तुति है। मेरा प्रयास ये है कि मैं उर्दू भाषा साहित्य से जुड़े हुए विविध विषयों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं उनसे लोगों को परिचित कराऊं। मेरा विश्वास है कि ये विषय न केवल सुधी जनों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई एक विश्वविद्यालय में भाषा साहित्य के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से उर्दू को महत्ता प्राप्त होती है। तो हिंदी विषय के छात्रों में जो लोग उर्दू विषय को एक प्रश्न पत्र के रूप में धारण करते हैं, उनके लिए भी ये प्रस्तुति और इस श्रृंखला की तमाम प्रस्तुतियां लाभदायक होंगी। मैं मुख्य विषय पर आने से पहले आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और लाइक दीजिए, ये मेरा निवेदन है। इससे आपके साथ साथ आपके दूसरे इष्ट मित्र भी लाभान्वित हों अगर आप ऐसा करेंगे। इसी आशा के साथ कि आपने अगर अभी तक इस पटल को सब्सक्राइब न किया होगा तो जरूर करेंगे। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि आज का विषय है उर्दू कहानी की विकास यात्रा। प्रस्तुत है उर्दू कहानी साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा है। सुनियोजित रूप से उर्दू कहानी साहित्य का आरंभ 20वीं शताब्दी से हुआ। सज्जाद हैदर यलदरम और प्रेमचंद को उर्दू के आरंभिक युग के कहानीकार के रूप में रेखांकित किया जाता है। इन दोनों में पहला कहानीकार कौन है, इसको लेकर के आलोचकों में मतभेद है। कुछ एक आलोचक सज्जाद हैदर यलदरम को पहला कहानीकार मानते हैं, तो कतिपय आलोचक मुंशी प्रेमचंद को उर्दू के पहले कहानीकार के रूप में रेखांकित करते हैं। वास्तविकता ये है कि दोनों को ही उर्दू अफसाना के आरंभिक रचनाकार के रूप में देखा जा सकता है। कथा या कहानी का शाब्दिक अर्थ है झूठी बात। उर्दू साहित्य में यह विधा एक छोटी और काल्पनिक कहानी के रूप में रेखांकित की जाती है, जो अधिकतर जीवन के एक ही पक्ष को दर्शाती है और पाठक इसे एक बार में पढ़ सकता है। कथा कहानी का मुख्य तत्व जीवन है। कथा साहित्य के माध्यम से कथा लेखक ऐसी छाप छोड़ने लगता है कि पाठक को व्यक्त चरित्रों में अपना ही अक्स नजर आने लगता है। उससे इसीलिए वो तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वस्तुतः उपभोक्तावाद के इस युग में कथा साहित्य को कुछ समय देकर उसे मानसिक थकान से मुक्ति मिलती है और संतुष्टि प्राप्त होती है। उर्दू कहानी दूसरी आधुनिक विधाओं की ही भांति पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से जन्मी और विकसित हुई। यद्यपि इसकी परंपरा विभिन्न रूपों में संसार की सभी विकसित परंपराओं में विद्यमान रही है, उर्दू कहानी की विकास यात्रा पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। कहानी के लिए उर्दू में अफसाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मुख्तसर अफसाना शब्द भी प्रचलित है। अफसाने को परिभाषित करते हुए इस पर विभिन्न दृष्टिकोण और वैचारिकता के आधार पर विचार विमर्श किया गया है।
IBSNVN ने कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कहानी ऐसी काल्पनिक रचना है जिससे किसी एक विशेष घटना या किसी एक विशेष चरित्र का चित्रण कथावस्तु के द्वारा उद्घाटित किया जाता है। कथावस्तु के संयोजन से पाठक के ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रिंटर स्मिथ कहते हैं कि मुख्तसर अफसाना उन कहानियों से बिल्कुल भिन्न और महत्वपूर्ण विधा है जो इत्तेफाक से लघु होती है। वास्तविकता ये है कि कहानी स्पष्ट रूप से कलात्मक प्रस्तुति है और इसका सृजन आधुनिकता और नवाचार के लक्ष्य को ग्रहण करके किया जाता है। सौंदर्य और कल्पना इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अमेरिकी आलोचक एलन एडगर पो कहानी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह एक गद्य कथा है जिसे पढ़ने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। कहानी के एक पक्ष को उजागर करने का दूसरा नाम कल्पना है। उर्दू के महत्वपूर्ण कहानीकार सआदत हसन मंटो ने कहानी की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लिखा है कि एक अनुभव चाहे वो जिसका भी हो, अपने ऊपर उसको प्रभावी करके इस प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान करना कि सुनने वाले पर वही असर करे, तो इसे अफसाना कहते हैं। ला मोहम्मद अकबराबादी के अनुसार किसी एक घटना, भाव, अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान कर देना कहानी है। आबिद अली आबिद कहते हैं कि कहानी जीवन के किसी विशेष क्षण की अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह देना इस कला की महती विशेषता है। परंतु कहानीकार की इस अभिव्यक्ति में अराजकता नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त परिभाषाओं के प्रकाश में कहा जा सकता है कि कहानी की कई विशेषताएं स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आती हैं। इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में यह कह सकते हैं कि कहानी कथा का वह रूप है जिसका कोई एक भाव, एक अनुभूति अथवा घटना से संबंध होता है, जिसे कम से कम शब्दों में सुनियोजित रूप से, सुसंगठित रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कहानी के तत्वों पर भी संक्षेप में विचार किया जाएगा। कहानी के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता होती है। कहानी का विषय नया, अद्वितीय, अनोखा और प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। अगर कहानीकार इन तथ्यों पर गौर नहीं करता है तो यह भी संभव है कि उसकी कहानी प्रभाव न डाल सके। यद्यपि कहानीकार को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो किसी भी विषय पर कहानी लिख सकता है, परंतु कहानी तभी प्रभावशाली होती है जब वो मानवीय जीवन से और उसके किसी एक पक्ष से और उसके यथार्थ से संपृक्त होती है। मानवीय जीवन से संबंधित कोई भी अनुभव, भाव या ज्ञान कहानी का विषय बन सकता है। विषय चुनने के बाद कहानीकार कहानी की कथावस्तु को सुनियोजित रूप से प्रस्तुत करता है। कथावस्तु के संदर्भ में कहा जा सकता है कि घटनाओं का सुनियोजित रूप से प्रस्तुतिकरण कहानी की सफलता का आधार होता है। कहानी का प्लॉट या उसकी कथावस्तु व्यवस्थित, एकीकृत और सुगठित होनी चाहिए। भर्ती का एक शब्द भी इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है और हर शब्द की प्रयुक्ति का तर्कपूर्ण कारण होना चाहिए। प्रेमचंद की कहानी कफन और पूस की रात तथा मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह, नया कानून, हतक, काली शलवार इत्यादि कथावस्तु के सुगठित रूप का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कथावस्तु कई प्रकार की होती है। सीधी कथावस्तु अथवा साधारण, सहज कथावस्तु, उलझी हुई कथावस्तु, सुनियोजित कथावस्तु, अनियोजित कथावस्तु इत्यादि।
सहज कथा वस्तु के आरंभ और अंत में तर्कपूर्ण कारण होते हैं। घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आरंभ से लेकर के अंत तक उसमें विकास और अंत में सुनियोजित रूप से कथानक समाप्त होता दृष्टिगत होता है। उलझी हुई कथा वस्तु में घटनाएं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। कथा वस्तु के कई भाग होते हैं। इसका पहला हिस्सा शीर्षक के रूप में जाना जाता है। शीर्षक ऐसा हो कि वह पाठकों को आकर्षित करने वाला और अपेक्षाकृत छोटा उचित होता है। पढ़ने के बाद पाठक इसके प्रति आकृष्ट हो जाए और कहानी का अनुमान लगाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उल्लेखनीय यह है कि शीर्षक से कहानी का प्लॉट स्पष्ट रूप से अगर उसके मस्तिष्क में आ जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा शीर्षक प्रभावशाली नहीं होगा। कहानी का आरंभ सुगठित और आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ऐसा होने पर पाठक कहानी पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। आरंभ के पश्चात कहानी का मध्य भाग आता है और इसमें एक ऐसा मोड़ आता है कि किसी विशेष अंत का कारण दृष्टिगत होने लगता है। कथा वस्तु का अंतिम भाग समाप्ति के रूप में देखा जा सकता है। कहानी की समाप्ति ऐसी होनी चाहिए कि पाठक मनोरंजन के साथ साथ उस पर भी विचार करने के लिए विवश हो जाए। चरित्र चित्रण कहानी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कथा की प्रस्तुति जिसके द्वारा की जाती है उसे चरित्र के रूप में रेखांकित करते हैं। कहानी का संबंध हमारे जीवन, हमारी समस्याओं और हमारी दैनंदिनी से होता है। इसलिए चरित्रों का चुनाव हम अपने आसपास के परिवेश से ही करते हैं। कथाकार को चरित्र चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवेश का हो और उसी परिवेश को अभिव्यक्ति प्रदान करें जो हमारे आसपास के रहने वाले जीवित चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता हो। नैसर्गिक रूप से ग्रहण किए गए वास्तविक चरित्र किसी भी कहानी की सफलता का कारक होते हैं। कथा वस्तु और चरित्र में सामंजस्य कहानी का एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। यदि कहानीकार घटनाओं, घटना स्थल और काल के एकत्व पर अपनी पकड़ नहीं रखता है तो कहानी का प्रभाव निश्चित रूप से बाधित होने लगता है। समय और वातावरण में सामंजस्य किसी भी कहानी को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न तत्वों में एकत्व वस्तुतः कहानी की महती प्रवृत्ति होती है। कहानीकार जो कुछ कहना चाहता है उसे प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यह प्रभाव निश्चित रूप से पाठक पर पड़ना चाहिए। इसका प्रभाव जितना गहरा होगा कहानी उतनी ही सफल और प्रभावशाली होगी। किसी भी कहानी को सफल होने के लिए उसके अभिव्यक्ति की शैली की भी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहानी का प्लॉट यानी कथा वस्तु अच्छी हो, चरित्र चित्रण स्वाभाविक हो तथा विषय संवेदनशील हो, परंतु अगर शिल्प की दृष्टि से कहानी कमजोर है तो निश्चित रूप से कहानी की सफलता संदेह के घेरे में आ जाती है। शिल्प गढ़ा हुआ होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि शब्दों के चुनाव से लेकर के अभिव्यक्ति की शैली तक विषयानुकूल, पात्रानुकूल तथा कथाकार के लक्ष्य के आधार पर ही ग्रहण की गई हो। अब कहानी के उद्भव पर विचार किया जाएगा। औद्योगिकीकरण ने जैसे जैसे समाज पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, व्यक्तियों के पास समय की कमी होने लगी। कदाचित यही कारण है कि कथा साहित्य में एक नई विधा का जन्म हुआ जिसे कहानी का नाम दिया गया। उर्दू का पहला अफसाना या पहली कहानी के रूप में राशिदुल खैरी की कहानी ताहिर और खदीजा को महत्व प्राप्त है। यह कहानी मस्कन में प्रकाशित हुई। उर्दू कहानियों के आरंभिक विकास में
दो दिशाएं दृष्टिगत होती हैं। इसकी पहली धारा में रोमांटिक कहानी के अलंबरदार सज्जाद हैदर यलदरम का नाम प्रमुख है। ये उस वर्ग के कहानीकारों का नेतृत्व कर रहे थे जो धर्म और उसके कदाचार में आने वाले विविध पक्षों को के रूप में चुनते हुए नैतिकता और आदर्शवादी विचारों को आगे बढ़ाने में तत्पर दिखे। यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियों का दूसरा रुझान प्रेमचंद और उनके प्रभाव में आकर लिखने वाले अन्य कहानीकारों के द्वारा विकसित हो रहा था। यद्यपि इस वर्ग में आरंभ में नैतिकता और आदर्श के आग्रह का प्रभाव बरकरार था, सज्जाद हैदर यलदरम का पहला कहानी संग्रह खालिस्तान 1911 में प्रकाशित हुआ। इसमें कल्पना की उड़ान तथा भाषा के अलंकृत स्वरूप का प्रयोग इसे रोमांटिक कहानी की धारा में ला करके खड़ा कर रहा था। सज्जाद हैदर यलदरम के दूसरे कहानी संग्रहों में हिकायते लैला मजनू तथा खालिस्तान में वही परंपरा दिखाई देती है जो उनके पहले संग्रह में विकसित और निर्मित हुई थी। सज्जाद हैदर यलदरम ने प्रेम के संबंध में लिखा है कि जीवन में संगीत, काव्य, पुष्प और प्रकाश के केंद्र में स्थित स्त्री को यदि हटा दिया जाए तो संभवतः पुरुष के भीतर इस महत्वपूर्ण संसार में रहने की इच्छा ही नहीं बची रहेगी। उनकी ही परंपरा में मजनू गोरखपुरी भी एक महत्वपूर्ण रोमांटिक कहानीकार के रूप में उर्दू कहानी के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उनकी कहानियों का केंद्रीय विषय प्रेम ही है। उनकी अधिकतर कहानियों के केंद्र में प्रेम के साथ साथ सौंदर्य का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। वो कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का आधारभूत चरित्र है और प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें असफलता ही हासिल होती है। शिकस्ते बेसदा, ख्वाबो ख्याल, बेगाना, तुम मेरी हो इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण उर्दू कहानियां हैं। इसी के बरक्स उर्दू कहानी में दूसरी धारा हकीकत पसंदी अर्थात यथार्थवादी अभिव्यक्ति पर आधारित थी। इस धारा के कहानीकारों में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि प्रेमचंद का नाम सरे फहरिस्त है। प्रेमचंद ने काल्पनिक संसार में विचरण करने के बजाय वास्तविक संसार से परिचित कराने का जो प्रयत्न अपनी कहानियों के माध्यम से किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहली बार किसानों और मजदूरों को साहित्य के विषय के रूप में ग्रहण किया। यद्यपि उनकी आरंभिक कहानियों पर आदर्शवाद का प्रभाव दिखाई देता है तथा उसमें चरित्र निर्माण एवं सोद्देश्यता को आधार बना करके ही अधिकतर चरित्रों को सुनियोजित रूप से सृजित किया गया है, लेकिन धीरे धीरे उनकी दृष्टि में परिवर्तन दिखाई देता है तथा अंत तक आते आते यथार्थ अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत होता प्रतीत होता है। कफन तथा पूस की रात में उनकी कला अपने उत्कर्ष पर है। उनकी यथार्थ अभिव्यक्ति भविष्य के रचनाकारों के लिए मील के पत्थर के रूप में सामने आती है। प्रेमचंद ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण परिवेश में व्यतीत किया था, इसलिए ग्रामीण जीवन की समस्याएं, उनके दुख, अभाव, सामंतवादी शोषण जन्य पीड़ा इत्यादि से वो पूरी तरीके से परिचित थे तथा उस समय देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित थे। इतना ही नहीं, वो इसमें सम्मिलित भी थे। उनका पहला कहानी संग्रह शोज़े वतन सन 1907 में प्रकाशित हुआ। यह संग्रह देशभक्ति से परिपूर्ण था। इस संग्रह में पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के गौरव और स्वतंत्रता के लिए मनुष्य का बहने वाला रक्त ही सबसे अनमोल है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा,
बूढ़ी काकी, ईदगाह, पंचायत, हज अकबर, नई बीवी, निजात, शतरंज की बाजी इत्यादि कहानियां समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करती हुई दृष्टिगत होती हैं। ये कहानियां उनकी गहरी सामाजिक चिंता और विवेक को भी दर्शाती हैं। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में उर्दू कहानी के क्षेत्र में पंडित सुदर्शन का नाम लिया जाता है। उन्होंने भारतीय परिवेश और विशेष रूप से हिंदू समाज के घरों में पनपने वाली बुराइयों को अपनी कहानियों के विषय के रूप में चुना है। उनकी कहानियों में चित्रित परिवेश ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार का है। शायर, मुसव्विर, एक नामुकम्मल कहानी, गुरुमंत्र इत्यादि उनकी प्रमुख कहानियों के रूप में जानी जाती हैं। उस युग के एक और महत्वपूर्ण कहानीकार अब्बास हुसैनी का नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया और मानवीय मनोविज्ञान की यथार्थ अभिव्यक्ति अपनी कहानियों के माध्यम से की है। आईसीएस, बासी फूल तथा नूर की नार उनकी महती कहानियां हैं। आजम कुर्वी उस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन की समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बगुला भगत, गुनाह की गठरी, माया, दुख तथा लाज इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सुहेल अजीमाबादी ने बिहार के ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति के आधार के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने किसानों और मजदूरों के जीवन को बहुत निकट से देखा और जाना और समझा था तथा जमींदारी व्यवस्था की कमियों से वो बखूबी भिज्ञ थे। यही कारण है कि उनकी कहानियों के चरित्र यथार्थ चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। अलाव उनकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें उन्होंने जमींदारी व्यवस्था के प्रति जनसाधारण के भीतर उठने वाले आक्रोश को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उर्दू कहानी का पहला दौर इस प्रकार से 1930 तक चलता रहा और इसमें रोमानी तथा यथार्थवादी दोनों ही प्रकार के रुझान दृष्टिगत होते रहे। 1930 के बाद उर्दू कहानी में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगत होता है। इस समय संसार दूसरे विश्व युद्ध के किनारे खड़ा हुआ था। भारतवर्ष में स्वतंत्रता का आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। तभी अंगारे का प्रकाशन हुआ जो उर्दू कहानी की यात्रा में मील के पत्थर की हैसियत रखता है। प्रोफेसर कमर रईस इस संदर्भ में कहते हैं, अंगारे का प्रकाशन एक तरह से उर्दू कहानी के शांत संसार में धमाके की तरह था। समाज में शोषण और अत्याचार के कारण गमों गुस्से की जो आग भड़क रही थी, जिनके ऊपर स्वार्थ की शक्तियों के हमले के कारण सम्मान को चोट पहुंच रही थी, इस संग्रह की कहानियों के माध्यम से हिम्मत और साहस के साथ उसका विरोध किया गया था। दरअसल ये कहानियां एक नई नस्ल, नई वैचारिकता और नए दृष्टि का उद्घोष थी। अंगारे के प्रकाशन के बाद उर्दू कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु तरक्की पसंद तहरीक अथवा प्रगतिशील आंदोलन के रूप में दृष्टिगत होता है। यह आंदोलन अपने आरंभ के साथ देश में राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में पिसते अवाम की हिमायत में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में प्रतिक्रिया के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारतीय अवाम के विरुद्ध षड्यंत्र और उनका शोषण करने वालों के विरोध में जनमत तैयार करना था। इसका लक्ष्य दबे कुचले और कमजोर लोगों को उनका अधिकार दिलाना, स्त्रियों को सामाजिक प्रतिष्ठा मुहैया करवाना और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करना था। प्रगतिशील कहानीकारों में कृष्णचंद्र,
शहादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद नदीम कासमी, हयातुल्ला अंसारी, अख्तर ओरेनवी, ख्वाजा अहमद अब्बास, गुलाम अब्बास, शौकत सिद्दीकी, गयास अहमद गद्दी, अख्तर अंसारी, जीलानी बानो तथा बलवंत सिंह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कृष्णचंद्र ने आरंभ में रोमांटिक कहानियां लिखी, लेकिन उनकी रोमानियत में कृत्रिमता नहीं थी। बाद में उन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष, राष्ट्र की आर्थिक विपन्नता, दमनकारी शक्तियों का जुल्म, सांप्रदायिकता इत्यादि पर आधारित कहानियां सृजित की। जन साधारण से उनका प्रेम, मानवता और उसके भविष्य पर विश्वास और अन्याय के विरोध में घृणा की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों के प्रमुख विषय हैं। उनकी प्रमुख कहानियों के संग्रहों में नजारे, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अन्नदाता, तीन गुंडे, समंदर दूर है, अजंता से आगे, हम वहशी हैं, मैं इंतजार करूंगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन इत्यादि हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख अफसाना निगार सआदत हसन मंटो का नाम अति महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियां न केवल विषय अपितु कला के दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट और संगे मील की हैसियत रखती हैं। मंटो ने अपनी कहानी के लिए उन विषयों को चुना आमतौर पर जिन विषयों पर लोगों ने लिखना अनावश्यक समझा था। तवायफों, चोरों, दलालों, घरेलू नौकरों तथा पागलों के जीवन पर मंटो ने प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। सआदत हसन मंटो का विचार है कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। हर बुरे मनुष्य के भीतर अच्छाई छिपी हुई होती है। परिस्थितियां ही वो कारक होती हैं जो मनुष्य को निर्मित करने में महती भूमिका निभाती हैं। सांप्रदायिक दंगे, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, भारत विभाजन तथा जीवन के उस पक्ष को जो कि घिनौने माने जाते हैं, मंटो ने अपनी कहानियों के विषय के रूप में ग्रहण किया है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण तथा शिल्प की दृष्टि से उनकी कहानियां बेजोड़ हैं। कदाचित उर्दू भाषा और साहित्य में वह ऐसे कथाकार हैं जो समय की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सार्वकालिक कहानीकार के रूप में उर्दू भाषा और साहित्य के पटल पर खुद को स्थापित करते हैं। उर्दू ही नहीं अपितु भारतीय उपमहाद्वीप के श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में उनको परिगणित किया जाता है। टोबा टेक सिंह, काली शलवार, नया कानून, हतक, जी आया साहब, मोजेल, मोहम्मद भाई, बाबू गोपीनाथ, लाइसेंस का कुत्ता, इत्तेहाद आदि उनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कहानियां हैं। मंटो के समसामयिक दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी का नाम भी उल्लेखनीय है। उनकी कहानियों में अवाम के जीवन के वही संदर्भ एवं समस्याएं चित्रित हैं जो उनके विकास और उनकी गतिशीलता की सहजता को बाधित करने वाले होते हैं। उनकी कहानियां इतनी खूबसूरत और जीवंत तथा प्रभावशाली हैं कि उनका एक एक शब्द और एक एक वाक्य सांचे में ढला प्रतीत होता है। सआदत हसन मंटो ने राजेंद्र सिंह बेदी के संदर्भ में लिखा है, बेदी लिखने से पहले सोचता है, लिखते वक्त सोचता है और लिखने के बाद भी सोचता है। शायद यही कारण है कि बेदी ने कलात्मक रूप से इतनी उत्कृष्ट कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में एक शब्द भी गैर जरूरी नहीं होता है। आलोचक मोहम्मद हसन बेदी के संदर्भ में लिखते हैं, यह समय दरअसल राजेंद्र सिंह बेदी का समय है। यदि बेदी ने केवल अपने दुख मुझे दे दो कहानी लिखी होती तो भी यह उन्हीं का समय होता और एक कहानी ही उन्हें अमर करने के लिए काफी थी। मगर लाजवंती के पश्चात अपने दुख मुझे दे दो लिखकर बेदी ने उत्कृष्ट फनकारों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया।
बेदी की समसामयिक कथाकार इस्मत चुगताई को भी वही महत्ता प्राप्त है जो इस युग के दूसरे प्रगतिशील कथाकारों को प्राप्त होती है। इस्मत चुगताई ने अपनी कहानियों के कथ्य के रूप में मध्यवर्गीय मुस्लिम जीवन के परिवेश को ग्रहण किया है। स्त्रियों के जीवन और उनकी समस्याओं पर पहले भी कहानियां लिखी गई थी, परंतु इनकी कहानियां इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि वो स्त्री थी, इसलिए उन्होंने स्त्रियों की समस्या को स्त्री होने के कारण कदाचित गहराई से देखा था और समझा था तथा अनुभव किया था और उसके बाद अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने स्त्रियों के मनोविज्ञान और उनकी भड़कती हुई रगों पर जिस प्रकार से उंगली रखने की हिम्मत की है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बस की बात है और यह उन्हीं का ही वैशिष्ट है। इस्मत चुगताई की कहानियों को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहले भाग की कहानियों में उन्होंने घरेलू जीवन के इर्द गिर्द घूमती हुई युवतियों की उलझनों तथा अधिक बच्चे वाली स्त्रियों की समस्याओं को कथावस्तु के रूप में ग्रहण किया है। गेंदा, जवानी, चौथी का जोड़ा, उफ ये बच्चे, लिहाफ, डायन, भूल भुलैया, सास, नफरत तथा छोटी आपा इत्यादि उनकी इसी वर्ग की कहानियां हैं। इस्मत चुगताई की कहानियों का दूसरा हिस्सा स्वतंत्रता के पश्चात विभाजनोपरांत लिखी गई कहानियों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। जड़ें, निवाला, लाल जोड़ा, झूठी, बिच्छू फूफी, कुमारी, नन्ही की नानी तथा दो हाथ इत्यादि उनकी दूसरे वर्ग की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इस युग के अन्य कहानीकार गुलाम अब्बास महत्वपूर्ण है। यद्यपि उन्होंने संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं लिखा, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से वह उर्दू कहानी में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ओवरकोट, फैंसी हेयर कट सैलून, भंवर, आनंदी, उसकी बीवी इत्यादि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। गुलाम अब्बास ने भारत विभाजन, सांप्रदायिकता, दंगे, स्थानांतरण इत्यादि विषयों को अपनी कहानियों के रूप में ग्रहण किया है। तवायफ यानी वेश्या भी उनका एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आधार बना करके उन्होंने अपनी कालजयी कहानी आनंदी लिखा। ये कहानी शिल्प की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और विषय की दृष्टि से भी इस कहानी में पूरा नगर ही चरित्र के रूप में सामने आता है। इसके पढ़ने के पश्चात वेश्याओं से घृणा के बजाय नफरत का भाव उत्पन्न होने के बजाय उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव जागृत होता है। ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी अबाबील और सरदार जी इत्यादि इसी श्रेणी की कहानियों में परिगणित की जा सकती है। अहमद नदीम कासमी वास्तव में प्रेमचंद की परंपरा के सबसे अहम कहानीकार हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन के दुख, दर्द, समस्याओं, भूख प्यास, अभाव, बाढ़, सूखा इत्यादि को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करके प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित उनकी कहानी हिरोशिमा से पहले, हिरोशिमा के बाद तथा भारत विभाजन पर उनकी कहानी परमेश्वर सिंह कालजयी कहानियां हैं। मुमताज मुफ्ती ने मनोवैज्ञानिक यथार्थ को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियों में मृत्यु के बीच से जीवन के बीज की तलाश करने का प्रयास किया गया है। उनकी प्रमुख कहानियों में दूधिया सवेरा, आपा, चुप, हमारी गली इत्यादि हैं। हयातुल्लाह अंसारी भी इसी युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन और सामंजस्य है। कला पर उनका अधिकार था। उन्होंने उर्दू कहानियों में विषय के वैविध्य पूर्ण संदर्भों को ग्रहण किया है। चचा जान, झूठी जंजीर, मौजों का कारखाना, शिकस्ता, कंगूरे तथा आखिरी कोशिश उनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। जीलानी बानो ने हैदराबाद की संस्कृति और
वहाँ के जीवन, वहाँ की बोली भाषा और वहाँ की जीवन शैली को अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किया है। मोम की मरियम, प्यासी चिड़िया तथा जब बादल आए उनकी प्रमुख कहानियां हैं। शौकत सिद्दीकी ने नगरीय जीवन के वैशिष्ट्य को अपनी कहानियों के माध्यम से स्वर प्रदान किया है। शहरों की भीड़, जरायम, होली, सड़कें तथा आबाद फुटपाथ उनकी प्रमुख कहानियां हैं। अनवर अजीम ने ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। जागते खेत, इतिहाद उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। बलवंत सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से पंजाब की ग्रामीण संस्कृति और जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। पहला पत्थर उनकी उल्लेखनीय कहानी है। प्रगतिशील कहानियों का आरंभ जिस समय हुआ उस समय सांप्रदायिकता का उभार आरंभ हुआ और विभाजन का समय आते आते इसका उत्कर्ष दिखाई देता है। इसी के समानांतर तरक्की पसंद तहरीक का स्वरूप विकसित हुआ, लेकिन धीरे धीरे कृत्रिमता की तरफ बढ़ने लगा। परिणाम ये हुआ कि कहानी न रहकर प्रोपेगेंडा की शक्ल में तब्दील होने लगी। कृष्णचंद्र जैसा स्वाभाविक रचनाकार भी अपनी कहानी महालक्ष्मी का पुल में पाठक से यह प्रश्न करता हुआ दिखाई देता है कि आप पुल के दाहिनी तरफ हैं या उसकी बाईं तरफ हैं। इसने कहानी कला को बाधित किया। दूसरे अन्य रचनाकार भी कहानी को बजाय कहानी रहने देने के नारेबाजी में तब्दील करते हुए दिखे। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, परंतु दूसरे अन्य कारण भी हैं जिन्होंने उर्दू कहानी में आधुनिकता की प्रवृत्ति को जन्म देने में महती भूमिका निभाई। इसमें अस्तित्ववादी आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही है। अस्तित्ववाद को अब तक यूरोप में बड़े पैमाने पर अभिव्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने लगा था। उसी समय भारतवर्ष में भी उसका प्रभाव नुमाया होने लगा और उसी के अंतर्गत सामूहिकता के बजाय व्यक्तिवाद और समाज के बजाय व्यक्ति और व्यक्ति के आंतरिक जीवन पर ध्यान दिया जाने लगा। व्यक्ति के आंतरिक आवेग, संवेग, अनुभूति, बोध को कहानी के विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया। आधुनिकता से प्रभावित होकर जिन कहानीकारों ने लिखना आरंभ किया उसमें इंतजार हुसैन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इंतजार हुसैन अपनी कहानी कहने के शिल्प के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कहानियों का केंद्रीय विषय सांस्कृतिक जड़ों की तलाश है। अतीत की शानदार परंपराओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उनके इस आग्रह के साथ साथ उनकी कहानियों में जातक कथाओं, भारतीय उपमहाद्वीप की आध्यात्मिकता, धार्मिकता इत्यादि की लंबी परंपराओं पर भी कहानियां ध्यान देती हैं और अतीत के माध्यम से वर्तमान को प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती हैं। आखिरी मर्द, जर्द कुत्ता, एक बिन लिखी रज़्मिया, खाली पिंजरा, कछुए, शहर अफसोस तथा एक खत हिंदुस्तान से इत्यादि उनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। पलायन और भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय सामाजिक संस्कृति का बिखराव कुरतुल ऐन हैदर की कहानियों की विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। उन्होंने व्यक्ति के अकेलेपन और दर्द को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। शिल्प के एतबार से भी उनकी कहानियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हसब नसब, आईना फरोश, फोटोग्राफर, रोशनी की रफ्तार, डालन वाला, जिला वतन वगैरह उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आधुनिकता से प्रभावित दूसरे कहानीकारों में बलराज मेनरा का नाम भी लिया जाता है। उनकी कहानियां आधुनिक प्रतीकों और बिंबों पर आधारित सफल कहानियां हैं। व्यक्ति का अपमान, मशीनीकरण के बीच पिसता हुआ मनुष्य तथा तन्हाई का दर्द उनकी कहानियों में इस प्रकार से पिरोया गया है कि उसके माध्यम से पाठक को
अपनी पीड़ा और दर्द से रूबरू होने में किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ता है। माचिस, शहर की रात, हवस की औलाद उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी कहानियों में मनुष्य की मानसिक समस्याओं को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग बड़ी बारीकी से किया है। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बस पर मकालमा, विजूका और रोने की आवाज उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अनवर सज्जाद ने साम्राज्यवादी, राजनीतिक, सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में पिसते हुए मनुष्य को अपनी कहानियों के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत किया है। चौराहा, जन्मदिन, पत्थर, लहू, कुत्ता, तेरा, हवा के देश पर, कोपल, वादियों की धूप, सलीब के साए में, सिंड्रेला इत्यादि उनकी मशहूर कहानियां हैं। इस युग में कतिपय ऐसे कहानीकारों की रचनाएं सामने आईं जो कि पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक नहीं है। इस परंपरा के कहानीकारों में जोगिंदरपाल की कहानी घात, मुहाजिर, फाख्ताएं, ग्रंथी कयामत, लोन, गाड़ी, दादियां, परिंदे, अतफाल, बाजीचाय अतफाल तथा बाजियाफ्त इत्यादि हैं। रतन सिंह की कहानी सोनी टहनियों में अटका हुआ सूरज, पनाहगाह, रूदात, पागलखाने की काट का घोड़ा, बिखरे हुए लहू, रास्ते आदि हैं। इलियास अहमद गद्दी की कहानी डूब जाने वाला सूरज, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, टॉम जेफरसन के पिंजरे, सजा इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इकबाल मजीद की कहानियों में सांप की पिटारी, खाली पिटारियों का मदारी, एक फूल एक तितली, नंगे जख्म, पांव फटने तक तथा तावीज आदि प्रमुख हैं। बलराज कोमल की कहानी कुआं, एक आदमी का कत्ल, किरचें, साया इत्यादि उल्लेखनीय हैं। आधुनिकता से प्रभावित कहानियों में व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वैचारिकता, मानसिक उपापोह, निर्वासन, यात्राएं, अकेलेपन का दर्द, अभाव और उदासी तथा खोए हुए व्यक्ति की तलाश इत्यादि इसके विविध विषय रहे हैं। कहानीकारों ने आधुनिकता के आग्रह में कभी कभी बिंबों और प्रतीकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया, जिसने निश्चित रूप से उर्दू कहानियों की पठनीयता को बाधित करना आरंभ कर दिया। इसलिए धीरे धीरे कहानियों से उनका कहानीपन गायब होने लगा। ये वो समय था जब कहानी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। कहने का आशय ये है कि बिंब, प्रतीक इत्यादि इतने घनीभूत रूप में प्रयोग किए जा रहे थे कि कहानी साधारण पाठक के सर से गुजरने लगी थी। परिणाम ये हुआ कि 8वीं दहाई के बाद आने वाली पीढ़ी ने प्रगतिशीलता के साथ साथ आधुनिकता का भी विरोध किया, या इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इन लोगों ने दोनों ही प्रवृत्तियों के मेल से एक नई दृष्टि और धारा चलाने का प्रयत्न किया। परिणाम ये हुआ कि एक बार फिर कहानीपन के साथ कहानी की वापसी हुई। इस युग में कहानियों में कलाम हैदरी की कहानी, आईनाए अक्त का टुकड़ा, रशीद अमजद की कहानी, शनासाई, दीवार और ताबूत, अहमद यूसुफ की कहानी, नक्शे नातमाम, सलाम बिन रज़्ज़ाक की कहानियाँ, अंजाम कार, दोपहर का सिपाही, कौओं से ढका आसमान, दूसरा खत्म, नैयर मसूद की कहानी, ताऊ से चमन की मैना, शौकत हयात की कहानी, घोसला, अनवर खां की कहानी, अपनाइए, अब्दुस्समद की कहानी, शहरबंद, सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानी, डार से बिछड़े, अनवर कमर की कहानी, काबुली वाला की वापसी, गजनफर की कहानियां डुगडुगी तथा हैरत, अफरोज बेग एहसास की कहानी हंजल तथा तारिक छत्तारी की कहानी नेम प्लेट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन कहानियों को वर्तमान कहानी के संदर्भ में रेखांकित
किया जा सकता है। उक्त कहानीकार और उनकी कहानियां वर्तमान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं तथा आने वाले समय के लिए कहानी के संदर्भ में मील के पत्थर की हैसियत से जानी जाएंगी। धन्यवाद मित्रों। अंत में मैं आप लोगों से फिर ये निवेदन करूंगा कि पटल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और निवेदन यह है कि इसे लाइक देने में कोई कोताही न कीजिए। धन्यवाद।